वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज हम पढ़ने वाले फाइनली अपनी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का आखिरी चैप्टर 8 रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो फाइनली आज हम दूसरी बुक के भी आखिरी चैप्टर पे पहुंच गए हैं और इसी के साथ मैंने आपको सभी चैप्टर्स डिटेल एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करवा दिया है इन अ वेरी सिंपल क्लियर क्रिस्टल क्लियर फॉर्मेट। सो गो एंड वॉच द प्लेलिस्ट, ठीक है, गो एंड वॉच ईच एंड एवरी वीडियो। अगर तुम्हें 100 में से 100 नंबर लाने हैं पॉलिटिकल साइंस में, तो मैंने सारे चैप्टर पढ़ा दिए। मैंने 10 दिन में पूरा सिलेबस अपलोड कर दिया अपने चैनल के ऊपर। तो हर एक ह्यूमैनिटीज़ का बच्चा जिसे लग रहा था कि दीदी हमें नहीं समझ में आ रहा, हम कैसे पढ़े, हम कोचिंग भी नहीं जाते, हम सेल्फ स्टडी ही करते हैं, ठीक है, हमें नहीं आ पा रहा है इतना समझ में, स्कूल में कोई और चैप्टर चल रहा है, हमारा ये वाला कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, जितना कंफ्यूजन था दीदी आगे सीयूईटी का क्या कैसे होगा, गेट एवरीथिंग, तुम्हारी दीदी ने पूरा सिलेबस अपलोड कर दिया पॉलिटिकल का। और ऐसे ही सभी सब्जेक्ट्स का हो रहा है साथ ही के साथ में, चाहे ज्योग्राफी हो चाहे हिस्ट्री हो। तो अभी पॉलिटिकल को जल्दी से जिसके पास है देखो प्लेलिस्ट को और कंप्लीट करना स्टार्ट कर दो। मैंने सब पढ़ा दिया है और आज ये फाइनल चैप्टर भी पढ़ लेंगे जो वन ऑफ द क्रूशियल चैप्टर है आपके एंटायर सिलेबस का, एंड देन यू विल बी प्रिपेयर्ड। और साथ ही के साथ में ये नहीं बस चैप्टर पढ़ा के आई जस्ट गो, नो, इसके बाद में इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगी, एमसीक्यू मैराथन भी कराऊंगी और सीयूईटी की तैयारी भी कराऊंगी। सो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, सीयूईटी वाले को भी कर लो एंड स्टार्ट स्टडिंग, ठीक है। चलो बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपने आखिरी चैप्टर को, रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है जी। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम 1990s से आगे का कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे, यानी कि जब हमारा जो है ये समय पढ़ेंगे। अब हम 1990 से लेके आज 2024 तक का पढ़ा दूंगी आज मैं आपको इस चैप्टर के अंदर। बुक में तो 19 तक का गिवन है। अब हमारे अगले इलेक्शन भी हो गए तो हम वो भी पढ़ के जाएंगे, ठीक है। अब तुम ये वाला समय देखोगे जो थोड़ा बहुत तुमने अपनी आंखों के सामने देखा, वरना तो तुम पैदा भी नहीं हुए थे, वो वाले टाइम पीरियड पढ़ रहे थे। अब थोड़े जो है हम थोड़ा और कंटेम्प्रेरी एरा में आ जाते हैं। वो भी कंटेम्प्रेरी था हमारे लिए, थोड़ा और ये हो जाएगा। तुम तो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे तो उससे थोड़े समय पहले तक 1970 80 तक, ठीक है, 1990 तक भी हो गए कई बच्चे तो 2001। तो चलो शुरू करते हैं सारे के सारे अपना प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो पढ़ने के लिए, क्योंकि ये वो टाइम था जब हमारी कंट्री में भी पॉलिटिकल सिनेरियो बिल्कुल बदल गया था, ठीक है। अब चलो सबसे पहला पढ़ते हम क्या होता है। सबसे पहली बात ये थी कि हम पढ़ के आए हैं ये कि 1984 में इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हो जाता है, उनका मर्डर कर दिया जाता है ना। और उसके बाद में जैसे ही सोचो आप, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर की डेथ हुई होगी तो उनकी सीट पे कौन आया होगा, आगे क्या हुआ होगा अपने देश का। तो आपको पता है बहुत राइट्स हुए, बहुत ज़्यादा जो है टुवर्ड्स एक कम्युनिटी, बहुत ज़्यादा क्या हुआ था, हमारा ऑपरेशन हुआ था, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी, बहुत दंगे हुए थे कंट्री के अंदर। बट देन उस समय पे प्राइम मिनिस्टर कौन बनते हैं इंदिरा गांधी के जाने के बाद, उनके बेटे राजीव गांधी जी जो है प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। आगे चल के देखो वो भी जो है हरचंद लोंगवाला अकॉर्ड आपने पढ़ा था, ठीक है, वो सब आप पढ़ चुके हो रीजनल एस्पिरेशन चैप्टर के अंदर। अब हम उससे आगे की कहानी जानेंगे कि जब राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो उसके बाद कांग्रेस कैसी रहती है, क्या कांग्रेस आगे के इलेक्शन जीतती रहती है उसी लेवल से जैसे पहले जीतती थी, या कुछ बदलाव आते हैं। तो यस, जैसे ही जो है इंदिरा गांधी जी जाती हैं और उसके बाद जो इलेक्शन होते हैं उसमें कांग्रेस बहुत ज़्यादा जो है वोटों से जीतती है। यहाँ पे गिवन है आपको इलेक्शन कब हुए ये, एक बार ज़रा इलेक्शन सिस्टम ना हमारा याद कर लो। एक इलेक्शन 1971 से मैं रिवाइज करा रही हूँ तुम्हारे को, जब हुआ था तो इंदिरा गांधी जी जीत जाती हैं, याद है तुम्हारे को, इंदिरा गांधी जी जीत जाती हैं, ठीक है। इंदिरा गांधी ने इसमें नारा क्या लगाया था, गरीबी। इलेक्शन हमारे कब होते हैं 71 के बाद में, 71 के बाद में फाइनल इलेक्शन 77 में होते हैं। इतनी लेट क्यों हुए, क्योंकि इमरजेंसी लग गई थी, ठीक है। इसमें जो जनता पार्टी थी वो जीतती है, क्यों, क्योंकि उन्होंने रेफरेंडम करा था, डेमोक्रेसी को दिखाया कि कैसे इमरजेंसी के समय पे हर किसी की डेमोक्रेसी छिन गई थी। बट ये जनता पार्टी ज़्यादा समय तक नहीं चलती है, कुछ समय में ही जनता पार्टी की सरकार गिर जाती है। एंड देन अगेन जब इंदिरा गांधी पार्टिसिपेट करती है इलेक्शन को तो 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार यानी कि कांग्रेस की सरकार फिर से आ जाती है, ठीक है। अब 1980 के बाद इलेक्शन का 5 साल बाद होने चाहिए थे, बट 5 साल बाद नहीं होते, 1984 में ही हो जाते, क्योंकि इंदिरा गांधी जी की डेथ हो गई थी एंड राजीव गांधी जी को जो सीट थी वो मिल गई थी, ठीक है। वो उन्होंने लड़के नहीं जीती थी पहली बात तो और साथ ही के साथ में उस समय पे कंट्री में बहुत टर्मोइल हो रहा था क्योंकि दंगे हो रहे थे। तो अर्ली इलेक्शन करना गवर्नमेंट समझदारी समझती है और अगला इलेक्शन 1984 में ही हो जाता है। इसलिए मैंने आपको कहा था कभी भी इलेक्शन में +5 +5 मत करना,
ठीक है, क्योंकि कई बार सरकारें गिर जाती है तो दोबारा इलेक्शन कराना चाहता है। इसके आगे का तो और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस रहा हमारा, ठीक है। तो 84 में फाइनली प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं राजीव गांधी जी, और इस 84 के इलेक्शन में कांग्रेस बहुत तगड़ी सीटों से जीतती है, मेजॉरिटी से जीतती है, 415 सीटें जीत जाती है। इसका क्या रीज़न हो सकता है? पहला सेंटिमेंटल रीज़न भी हो सकता है कि देश ने अपनी प्रधानमंत्री को खोया था ऐसे, ठीक है, तो एक सेंटिमेंटल रीज़न होगा कांग्रेस पार्टी के साथ पे कि क्या हुआ, तो इस वजह से भी हो सकता है। एंड राजीव गांधी जी ने के बाद से जो है ये फर्स्ट विक्ट्री तो कांग्रेस को मिली थी, 415 सीटों से कांग्रेस जीत जाती है। बट आफ्टर दैट, इसके बाद के जितने भी इलेक्शन हुए, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी के रूप में सामने नहीं आती है। यही चेंज हुआ 1990s के 84 के बाद क्या आएगा, अब 90 वाला पीरियड आएगा। ये वो समय था जब हो रहा था डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस, ठीक है, या आप कह सकते हो डिफीट ऑफ कांग्रेस। अभी तक कभी ऐसा नहीं हो रहा था, बस वो इंदिरा गांधी जी के वो इमरजेंसी के एग्जैक्ट बाद वाले पीरियड के बाद कि कांग्रेस हारी थी। 77 में हारी थी ना इंदिरा गांधी जी कांग्रेस, उस समय हारी थी, उसके अलावा तो जीत ही रही थी तब से। अब ये 1989 के जो इलेक्शन थे, ये वो इलेक्शन थे जब कांग्रेस फाइनली हार जाती है। कांग्रेस का जो सीट थी वो कितनी गिर जाती है, 415 जो 1984 में थी, जिसका मैंने आपको रीज़न बताया। कुछ सेंटिमेंटल रीजंस भी हो सकते हैं, ठीक है, और भी बहुत रीजन थे, ऐसा नहीं था जिसकी वजह से वो जीती। बट 1989 में जब अगले इलेक्शन होते हैं, ठीक है, तो कितनी सीटें जीतती है कांग्रेस? कुल 197, ठीक है। तो दिस मार्क द एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट मार्क द एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम। तो 1989 का इलेक्शन जो था जिसमें कांग्रेस ने कुल 197 सीट्स जीती थी, वो कांग्रेस सिस्टम का एंड माना जाता है कि अब से कांग्रेस का जो डोमिनेंस था वो खत्म हो चुका है। पीरियड इज नोन एज द एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम, ठीक है। अब जो है 1990 के वन कांग्रेस की जो है वो वापस आता है रूल, बट वो अलायंस फॉर्म में आता है, वो आप आगे पढ़ने वाले हो, ठीक है। नेक्स्ट आप इस चैप्टर में पढ़ोगे राइज ऑफ द मंडल इशू। सो एज यू गाइज नो दैट हमारी कंट्री के अंदर जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है उनके लिए रिजर्वेशन सिस्टम है। गवर्नमेंट जॉब्स में एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर उनके लिए रिजर्वेशन की जाती है। तो हेयर यू विल नो कि वो क्यों करी जाती है रिजर्वेशन, एंड कब से स्टार्ट हुई, एंड उसका हमारी पॉलिटिक्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था, ठीक है। ये भी आप आज इस चैप्टर में जानने वाले हो। देन वी विल स्टडी कि क्या हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रहे। ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 1990 के बाद क्या क्या बदला। तो 1990 के बाद दो बदलाव हुए हमारे। पहला, कांग्रेस की पार्टी की डोमिनेंस खत्म हो गई। दूसरा, मंडल इशू हुआ हमारा, ठीक है, जिसमें अदर बैकवर्ड क्लासेस जो है उनको रिजर्वेशंस दी गई, ठीक है। तीसरा क्या होता है? तीसरा, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बनाए जाते हैं। डू यू नो मनमोहन सिंह जी के बारे में आप जानते हो, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे इतने समय तक? मनमोहन सिंह जी जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थे हमारी ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वाली जो पॉलिसी बनानी थी उसके। ये जो कार्टून आपकी बुक में दे रखा है, ये इस वाली फ़ोटो में तो मैंने नहीं लगाया है, ये यहाँ पे ना सीढ़ियाँ सी बनी हुई हैं, और ये सीढ़ियों के ऊपर राजीव गांधी जी हैं, मनमोहन सिंह जी है, नरसिम्हा राव जी हैं हमारे, और वो सब मिलके क्या कर रहे हैं, हमारी कंट्री को, देख रहे हो, फॉरेन कैपिटल ये सब हमारी कंट्री को एलपीजी की तरफ ले जा रहे हैं। एलपीजी क्या होता है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हमने कब शुरू करा अपना? 1990 के 1 के बाद। आपको याद है मैंने आपको बताया था कि चाइना ने ओपन डोर पॉलिसी करी थी, चाइना ने अपने देश के दरवाजे खोल दिए थे कि वो फॉरेन ट्रेड करेगी। तो हमने भी बहुत समय तक इंडिपेंडेंस से लेके, इंडिपेंडेंस कब हुई थी? 1947 में। 1947 इंडिपेंडेंस से लेकर इतने समय हमने वेट करा, 1991 में जाकर हमारी कंट्री जो है फुल फ्लेजेड तरीके से खुद को लिबरल, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को फॉलो करती है। यानी कि अब हम बाहर की कंट्रीज़ के लिए अपने दरवाजे खोल रहे हैं। हम कह रहे आओ हमारे यहाँ पे एमएनसी लगाओ, जिससे हमारे यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, ठीक है, एमएनसीज डेवलप हो हमारे यहाँ पे। हम जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ कर देते हैं। और भी प्राइवेटाइजेशन, पहले बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ होती थी, उनको गवर्नमेंट संभालती थी। इतने बड़ा बड़ा लाइसेंस होते थे जो एक इंडस्ट्री लगाने के लिए लेने होते थे, एंड बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी थी जो गवर्नमेंट सेक्टर में के लिए खाली रिजर्व थी। देन अब प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ बढ़ने लगे, लिबरल हो गई हमारी पॉलिसी। लिबरल मतलब होते फ्री हो गई हमारी पॉलिसीज़। जैसे अमेरिका का सिस्टम होता है ना कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड वाला, तो हमने अभी तक मिक्स्ड इकोनॉमी चल रही थी, चलेगी अब भी मिक्स्ड इकोनॉमी, बट
कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड की बहुत सारी फीचर जैसे लिबरल, प्राइवेट और ग्लोबलाइजेशन अब हम ऐड कर चुके थे। ये इकोनॉमिक रिफॉर्म हमने क्यों करे? क्योंकि हमारा देश बहुत स्ट्रगल कर रहा था, इकोनॉमी वीक हो रही थी, तो अब और ज़्यादा हम छुप कर नहीं बैठ सकते थे। जैसे चाइना छुप के बैठा, जब बहुत ही ज़्यादा जो है रिजर्व गिरने लगे फॉरेन एक्सचेंज के, तो चाइना ने ओपन डोर पॉलिसी करी। हमने अब करी ओपन डोर पॉलिसी कब? 1991 के अंदर। बट हमारी ओपन डोर पॉलिसी नहीं कहेंगे, इसे इकोनॉमिक रिफॉर्म कहना है हमने, ठीक है। तो 1990s के अंदर हमारी इंडियन इकोनॉमी का हमने डायरेक्ट शिफ्ट देखा, हमने नए इकोनॉमिक जो है चेंजेस करे। कौन कौन से थे? ये 3 चेंजेस थे जो मैं आपको बता रखी हूँ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये किसकी लीडरशिप के अंडर में हुए थे? राजीव गांधी जी की लीडरशिप के अंडर में ये जो है हमने करे थे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट हमारा राम जन्मभूमि टेम्पल। तो राम जी का जो मंदिर है जो अयोध्या में बनवाया गया है, वो कितने करे परिश्रम के बाद, उस पर हमारे कंट्री के अंदर कितनी पॉलिटिक्स हुई, कितने त्याग करने पड़े लोगों को, ठीक है। कितना ज़्यादा जो है आप पढ़ोगे आज की क्या क्या जो है हमारी कंट्री में पॉलिटिक्स हुई थी, कितनी जो है चीज़ों के बाद जो है हमारा जो ये मंदिर है उसका, भगवान राम के मंदिर का निर्माण हुआ, ठीक है। तो आज आप ये भी पढ़ोगे अपने इस चैप्टर के अंदर। एंड आज फर्स्ट टाइम जब मैं ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ तो आई विल से दैट कि हमारी जो राम मंदिर है वो रेडी है। आज से पहले जब भी मैंने ये चैप्टर पढ़ाया है तो तब सिनेरियो अलग था। अब जो है फाइनली हमारी जो है राम जन्मभूमि जो है हमारा जो टेम्पल है वो रेडी हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे ही 1990 की शुरुआत हुई, हमने एक चीज़ और देखी कि हम एक और अपने प्राइम मिनिस्टर को खो चुके थे, वो थे ऑनरेबल राजीव गांधी जी। राजीव गांधी जी को भी असैसिनेट कर दिया जाता है, यानी कि उनको मर्डर कर दिया जाता है। अब उनका मर्डर कौन करते हैं? उनका मर्डर करते हैं, जहाँ तक पता है हमें, जहाँ तक लगता है, कौन कौन करते हैं? LTTE के जो तमिल वाले, आपको याद होगा कि मैंने आपको पढ़ाया था कि जो है श्रीलंका के अंदर एथनिक डिस्प्यूट चल रहा था, जहाँ पे श्रीलंकन तमिल्स जो है उन्होंने अपनी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बना रही थी, LTTE, फुल फॉर्म याद है तो कमेंट में बताओ, एग्जाम में लिखने को आएगी, वो फर्स्ट वाली बुक में है। सिन्हाला कम्युनिटी के साथ में उनका जो है डिस्प्यूट था, वो मेजॉरिटेरिज्म करते थे सिन्हालियाज उनके ऊपर, ठीक है, उनको बहुत सप्रेस करते थे, तो वो उनसे मिलिटेंट जो है उनकी फ़ाइट चल रही थी, श्रीलंका की गवर्नमेंट की, श्रीलंका की आर्मी की, किसके साथ में? LTTE के साथ में। और इंडिया जो है केयर करने के लिए, इंडिया जो है फॉर जो है अच्छे रीज़न के लिए हमारी कंट्री से जो है हमारी फोर्सेस जाती है वहाँ पे मामले को सेट कराने के लिए। बट हमारी फोर्सेस से ही जो है क्या होता है, LTTE जो है फ़ाइट करने लगती है, तो हम फाइनली अपनी फोर्सेस को वापस बुला लेते हैं। और वही LTTE जिन तमिल्स के लिए हम वहाँ मदद करने गए थे, वही LTTE के जो मिलिटेंट्स थे उनमें से एक ने आकर जो है राजीव गांधी जी का मर्डर कर दिया था। कैसे करा था? उनको गार्लैंड पहना रहे थे, और जो वो गार्लैंड पहनाने आए थे उनके ऊपर बॉम्ब लगा हुआ था, वो सुसाइड बॉम्बर थे, एंड राजीव गांधी जी की वहीं पे ऑन द स्पॉट जो है डेथ हो जाती है। तो याद रखना आप, राजीव गांधी जी वॉज असैसिनेटेड इन May 1991 बाय श्रीलंकन तमिल लिंक टू LTTE ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन इन तमिलनाडु। जब वो इलेक्शन कैंपेन करने गए हुए थे ना तब। और हिज असैसिनेशन लेड टू अ लीडरशिप चेंज इन कांग्रेस पार्टी। इनके असैसिनेशन के बाद एक वो आ गया था कि आप कौन आगे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो उनके बाद बनते हैं प्राइम मिनिस्टर हमारे नरसिम्हा राव जी, ठीक है, उनको चूज़ करा जाता है। एंड जो वो LPG की पॉलिसी बना रहे थे राजीव गांधी जी की लीडरशिप के अंडर में, मनमोहन सिंह भी थे, मैंने आपको बताया, हमारे को ग्लोबलाइज करने की, वो पॉलिसी फाइनली लागू कब होती है? जब प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव जो थे वो थे, ठीक है जी। चलो अब आगे पढ़ना है हमें एरा ऑफ कोलिशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक सबसे स्टार्ट ही हो रहा है चैप्टर यहाँ से, एरा ऑफ कोलिशंस। कोलिशन का एरा आप पढ़ोगे। कोलिशन मतलब होता है गठबंधन। गठबंधन आपने इस इलेक्शन के अंदर भी देखा था, यानी कि 2024 वाले इलेक्शन के अंदर, कि पहले ही अनाउंस हो गया था दैट एक हमारा न्यू अलायंस बना जिसको हमने क्या कहा? इंडिया, ठीक है। और दूसरा हमारा जो है अब की बार को जो इलेक्शन हुआ, हमें पता चला कि अब की बार जो हुआ बीजेपी क्लियर मेजॉरिटी से नहीं जीती। अभी तक जो है बीजेपी की मेजॉरिटी चल रही थी, बीजेपी का डोमिनेंस चल रहा था। अब की बारी क्या हुआ? बीजेपी क्लियर मेजॉरिटी से नहीं जीती। अब की बार हमारी कंट्री के अंदर फिर से कोलिशन गवर्नमेंट आ चुकी है, इफ़ यू डोंट नो दिस। तो अगर आपको सरकार बनानी है तो आपको मेजॉरिटी सीक करनी होगी। मेजॉरिटी का मतलब अभी तुम समझ लो, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में तुम्हें मेजॉरिटी सिखा देती हूँ कैसे। तो अभी मैं तुम्हें मेजॉरिटी समझाती हूँ और तुम्हें अलायंस फॉर्मेशन समझ में आ जाएगा। वैसे हमारी जो होता है टोटल लोकसभा के अंदर कितनी सीटें होती हैं हमारे पास में 543 सीट्स होती हैं। अब मेजॉरिटी के लिए आपको कितनी सीटें चाहिए होती है? हाफ से एक ज़्यादा सीट आपको
मेजॉरिटी के लिए चाहिए होती है। तो मतलब 272 सीट्स हमारे को चाहिए होती हैं। अगर किसी पार्टी ने 272 सीटें जीत ली या उससे ज़्यादा जीत ली तो उसकी सरकार बन जाएगी। जैसे 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट जब बनी हमारी, तो हमारी जो मोदी जी की सरकार थी वो क्लियर मेजॉरिटी से जीती थी, ठीक है। 272 से भी ज़्यादा सीटें जीती थी अकेले दम पे बीजेपी ने, एंड सरकार बन गई थी। ऐसा ही हो रहा था ज़्यादातर हर इलेक्शन के अंदर। अभी तक जो आप पढ़ते हुए आए हो, पहले कांग्रेस की डोमिनेंस चल रही थी कि कांग्रेस क्लियर मेजॉरिटी से जीत रही थी। अब ये समय आता है हमारा 1989 के इलेक्शन से बेसिकली, कि जब किसी भी सरकार की क्लियर मेजॉरिटी नहीं आ रही थी, तो फिर क्या करना पड़ता है, ऐसे केस में गठबंधन यानी कि अलायंस बनते हैं। अब अलायंस में तुम्हें इतने बड़े नंबर से नहीं, मैं बहुत छोटे नंबर 10 सीटों से बताती हूँ तुम्हारे को अलायंस फॉर्मेशन। सपोज करो 10 सीटें हैं, 10 सीटों पे इलेक्शन हो रहा है, बस ओवर 10 है टोटल में। तो इसकी हम कैसे मानेंगे मेजॉरिटी? हाफ से एक ज़्यादा। तो हमने कह दिया जिस पार्टी के पास 6 सीटें हो गई वो मेजॉरिटी बना लेगी। अब जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो रिजल्ट क्या आया, पार्टी ए ने 4 जीती, पार्टी बी ने 3 जीती, पार्टी सी ने 2 जीती और पार्टी डी ने तो 1 ही सीट जीती। अब ऐसे केस में कोई विनर है? तुम कहोगे दीदी कोई विनर नहीं है, बट यहाँ से देखोगे तो लगेगा अरे वाह, पार्टी ए को तो बहुत सारे लोगों ने वोट दिया है, 4 मिले हैं इसे, तो इन सब में से तो ज़्यादा है ना, ये लार्जेस्ट पार्टी कहलाएगी। ऐसे केस में ये लार्जेस्ट पार्टी कहलाने वाली है। अब क्या है, अब चाहिए तुम्हारे को एक गठबंधन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं जीतेगा तो वही सरकार तो उसी की बनेगी जिसके पास 6 सीटें। अब ऐसे ऑप्शन में 2 हमारे अलायंस बन सकते हैं कि पार्टी ए और बी जो है हाथ मिला ले, 4, 5, 6, 7 सीटें हो जाएंगी, मेजॉरिटी से एक ऊपर, तो भी सरकार बन जाएगी। तो एक अलायंस बन सकता है ए बी का, ठीक है। एक अलायंस बन सकता है ए और सी का, ठीक है। इनके पास 4 हो गई, इनके पास 2 हो गई, 6 टोटल हो गई, चलो इसकी भी बन जाएगी, ठीक है। एक अलायंस बन सकता है बी सी और ए का है। अब पार्टियों को देखना पड़ेगा जिसके आपस में बैठ रही होगी ट्यूनिंग, ठीक है, जिसको लग रहा होगा कि हाँ भाई हमारी तो बन रही है, तो वो अपना अलायंस फॉर्मेशन कर लेगी। अब सपोज करो ये 4 वाली से तो किसी की बनती ही नहीं है, सब छिड़ रहे हैं इससे, तो किसी ने 4 के साथ अलायंस बनाने का कोशिश नहीं करी। कौन सी पार्टी ए से सब छिड़ रहे हैं, कोई नहीं जाना चाह रहा इसके साथ में अलायंस बनाना चाह रहा, इवन दो इसने सबसे ज़्यादा सीटें जीत हुई है। तो ऐसे रेयर सिचुएशन में ये बी सी ए की भी सरकार बन सकती है, यानी कि बी सी डी की, सॉरी करो तुम, ये जिसने 4 सीटें जीती है ए वाली पार्टी है ना, इसका अगर कोई फ्रेंड नहीं होगा, इससे किसी की नहीं बनती होगी, किसी को करो नहीं हमें नहीं करना इसके साथ अलायंस, तो ऐसे भी रेयर सिचुएशन हो सकती है कि ये तीनों आपस में हाथ मिला के अपनी गठबंधन की सरकार चला रहे। बट फिर वो थोड़ी अनस्टेबल गवर्नमेंट भी देखी जाती है उसमें। बट अब हमारे यहाँ ये सिस्टम शुरू हो गया था कि कोई भी मेजॉरिटी से नहीं जीत रहा था, कोई जो है 272 सीट से नहीं जीत रहा था, तो इसलिए क्या शुरू हो गई, बार बार अलायंस पॉलिटिक्स हमारी कंट्री में शुरू हो गई। तभी इस वाले टॉपिक का नाम क्या है, एरा ऑफ कोलिशन। 2014 में जब मोदी जी जीते क्लियर मेजॉरिटी से, तो लगभग तुम मान लो 1989 के बाद 2014 में जाके क्लियर मेजॉरिटी से कोई सरकार बनती है, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं क्या रहता है पूरा सीन। तो अब हम बात करने वाले हैं 1989 के इलेक्शन की। 1989 के इलेक्शन के अंदर कांग्रेस हार जाती है, बट ऐसा नहीं था कि किसी और पार्टी ने मेजॉरिटी सीख करी। मेरा मन था कि मैं यहाँ पे ना हर एक इलेक्शन की सीटें लगा दूँ, कौन सी पार्टी ने कितनी सीटें जीती, बट ये ऐसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, इसलिए मैं तुम्हें टफ ना लगे इसलिए नहीं लगा रही हूँ, ठीक है। मैंने सोचा था यहाँ पे मैं बता दूंगी तुम्हारे को किसने कितनी थी, बट लर्न ही नहीं करना, ये थोड़ी पूछा जा रहा है आपको एक एक का, तो इसलिए जो है सिंपल याद कर रखो 1989 के इलेक्शन में कांग्रेस नहीं जीतती है मेजॉरिटी से, बट इसका मतलब ये नहीं था कि कोई और भी जीत नहीं। इनफैक्ट कांग्रेस लार्जेस्ट पार्टी थी, सबसे ज़्यादा वोट कांग्रेस को मिले थे, बट कांग्रेस क्या करती है उस समय पे ऑपोजिशन में बैठ जाती है। तो 1989 में कांग्रेस ऑपोजिशन में बैठ जाती है और पहली बार जो है किसकी सरकार बन रही है, अब ये नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट नाम की एक सरकार बनती है। नेशनल फ्रंट क्या है, ये एक अलायंस था यानी कि गठबंधन था। अब इस गठबंधन में कौन कौन लोग थे, इस गठबंधन में थे जनता दल सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी थी, एंड देन कुछ रीजनल पार्टीज थी, इन्होंने मिलकर कोलिशन गवर्नमेंट बना ली थी। एंड इसको आउटसाइड सपोर्ट दिया था बीजेपी एंड लेफ्ट फ्रंट ने भी। बीजेपी ने भी सीटें जीती थी इसमें काफ़ी, और लेफ्ट फ्रंट ने भी, बीजेपी और लेफ्ट फ्रंट ने भी इसको आउटसाइड सपोर्ट दिया था, तब जाके ये सरकार बनती है नेशनल फ्रंट की। और इस समय पे प्राइम मिनिस्टर कौन बनते हैं, वीपी सिंह जी जो है प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि तभी आपको ये कार्टून दिया है
दे सेड दे विल सपोर्ट द गवर्नमेंट बट फ्रॉम आउटसाइड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट पार्लियामेंट है, ये है बीच में वीपी सिंह, और इन्हें पपेट्स की तरह ये दिखा रखा है कि बाहरी सपोर्ट कौन दे रहा है। बाहरी सपोर्ट इन्हें दे रखे है लेफ्ट वाले जो विंग के जो थे ज्योति बसु वो, और बीजेपी के लाल कृष्ण आडवाणी जी। तो ये आडवाणी जी हैं, ये ज्योति बसु हैं। अब इन्होंने बाहर से सपोर्ट क्यों दिया था? क्योंकि इनकी भी आइडियोलॉजीज आपस में बिल्कुल मैच नहीं करती। बीजेपी की आइडियोलॉजी अलग है, लेफ्ट की बिल्कुल अलग है। तो जनता दल ने जो है अपना रीजनल पार्टीज के साथ में मिलके और इनके आउटसाइड सपोर्ट के साथ में मिलके ये नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट अपनी चलाई थी। तो ऐसा सिस्टम हमारे अब पॉलिटिक्स में देखा जाने लग गया था। तो ये कार्टून याद रखना, इसके ऊपर 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ये कौन है? ये वीपी सिंह है, ये लाल कृष्ण आडवाणी जी है, ये ज्योति बसु जी हैं, ये बीजेपी के हैं, ये लेफ्ट पार्टी के हैं, और ये यूनाइटेड फ्रंट के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वीपी सिंह। ठीक है, तो ये आपको ऐसी पॉलिटिकल सिनेरियो अब हमारी कंट्री में आ गया था। तो अब फाइनली डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस सिस्टम मार्क हो चुका था कि कांग्रेस हार गई थी। किसी ने कांग्रेस के साथ में अलायंस नहीं बनाया, कांग्रेस इस समय ऑपोजिशन में बैठ जाती है। तो डिफीट ऑफ कांग्रेस मार्क द डिक्लाइन ऑफ इट्स डोमिनेंस ओवर इंडियन पार्टी सिस्टम। हमारे पार्टी सिस्टम के ऊपर जो डोमिनेंस चल रही थी कांग्रेस की, अभी वो खत्म हो चुकी थी। 1990 के बाद से हमारी कंट्री मल्टी पार्टी बन चुकी है। ये चीज़ जो मैंने आपको बताई है वो यहाँ लिखा है। 1989 से 2014 तक हमारी कंट्री में कोलिशन का एरा रहा। 2014 में जाके जो कोलिशन का एरा ख़त्म हुआ था, जब बीजेपी क्लियर मेजॉरिटी से जीती थी। 2019 में भी बीजेपी क्लियर मेजॉरिटी से जीती थी। अब 2024 में बीजेपी क्लियर मेजॉरिटी से नहीं जीती है। फिर से हमारे यहाँ किसकी गवर्नमेंट है? फिर से हमारे यहाँ अलायंस गवर्नमेंट आ चुकी है। अब की बार के जो इलेक्शन हुए 2024 के, मैंने उसका डेटा ऐड कर दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब की बार जो हमारे इलेक्शन हुए थे वो 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक चले थे। 4 जून को रिजल्ट अनाउंस हुआ था। बीजेपी ने जो है अकेले कितनी सीटें जीती थी? 2024 के इलेक्शन में 240 सीटें जीती थी। बट ये तो मेजॉरिटी नहीं है ना, मेजॉरिटी के लिए 272 चाहिए आपको। तो फिर क्या हुआ था? फिर एनडीए का अलायंस बना था। 293 सीट्स फाइनली अब हमारे यहाँ पे एनडीए गवर्नमेंट लीड कर रही है, एंड मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। और जो वो कोलिशन बना था अब की बार का इंडिया, उसने टोटल में कितनी सीटें जीती थी? 234। और कांग्रेस ने कितनी जीती थी? उसमें से 99 सीट्स जीती थी। तो ये आपको समझना है कि अब की बार फिर से कोलिशन एरा वापस आ चुका है। कांग्रेस ने 99 सीट जीती थी, इनका पूरा जो कोलिशन था उसने मिलकर 234 जीती थी। बीजेपी ने अकेले कितनी सीटें जीती थी? 240 जीती थी, और एनडीए के साथ में मिलके 293 मेजॉरिटी फिर ये बना के अपनी इस साल अब हमारी सरकार चल रही है एनडीए की। ठीक है, बट 2014 में और 2019 के अंदर क्लियर मेजॉरिटी से बीजेपी जीती थी। ठीक है जी, चलो अब हम आते हैं अलायंस पॉलिटिक्स इन इंडिया। ठीक है, अब जो हमारा ये समय शुरू हो चुका था हमारी पॉलिटिक्स के अंदर 1990 से, पावरफुल पार्टीज़ और मूवमेंट जो थे वो ऐसे होने लग गए थे जो दलित एंड बैकवर्ड क्लासेस जो थे उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। यानी कि बहुत सारी ऐसी रीजनल पार्टीज़ का जो है रोल बढ़ रहा था, जो दलित का एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस का जो है हित सामने रखती थी। ठीक है, 1919 सॉ द इमर्जेंस ऑफ इन्फ्लुएंशियल पार्टीज रिप्रेजेंटिंग दलित्स एंड ओबीसीज, जैसे कि बीएसपी पार्टी, जिसकी जो है आप देखते हो मायावती जी जो इस पार्टी से है। ठीक है, यूपी चीफ मिनिस्टर रही वो पहले, बीएसपी। ठीक है, ये पार्टी किसकी है? दे रिप्रेजेंट द दलित्स एंड द बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी लीडिंग टू सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द पॉलिटिकल लैंडस्केप। अब क्या होने लग गया था? अब ये रीजनल पार्टीज एमर्ज हो रही थी हमारी पॉलिटिक्स के अंदर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट इन 1996। अब हम आते हैं 1996 में। तो जैसे कि 1989 में यूनाइटेड फ्रंट बना था, अब क्या होता है हमारा? अब यूनाइटेड फ्रंट, अभी पहले एक नाम पढ़ा था आपने नेशनल फ्रंट, अब 1996 के इलेक्शन में बनता है एक यूनाइटेड फ्रंट। यूनाइटेड फ्रंट वाज वेरी सिमिलर टू द नेशनल फ्रंट 1989 वाला। इसमें जनता दल भी थी और बहुत सारी रीजनल पार्टीज भी थी। बट अब की बार बीजेपी ने इस गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करा था, अब की बार यूनाइटेड फ्रंट को सपोर्ट करा था कांग्रेस ने। तो आप देख सकते हो कि 1996 में क्या हुआ, अब कांग्रेस जो है वो सपोर्ट कर रही थी जनता दल को, और पिछली बार 1989 में किसने करा था? बीजेपी ने करा था। ओके, अब हम आगे देखते हैं, आगे पढ़ेंगे अब हम फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड फ्रंट इन 1996। तो जो 1996 के इलेक्शन हुए थे उसमें कौन सी पार्टी जीती, क्या फॉर्मेशन बना, चलो पढ़ते हैं। तो 1996 में एक जो है यूनाइटेड फ्रंट नाम का कोलिशन हमारे सामने आता है। ठीक है, जिसको सपोर्ट करा था जनता दल ने, और अब की बार जनता दल के साथ में कांग्रेस थी।
ठीक है। और इससे दिख रहा है कि कैसा हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो कैसे चेंज हो रहा था। अभी कुछ समय पहले बीजेपी सपोर्ट कर रही थी जनता दल को, अब कांग्रेस आ गई। दिस शोज हाउ अनस्टेबल पॉलिटिकल इक्वेशंस वर। इन 1989 बोथ लेफ्ट बीजेपी सपोर्टेड नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट बिकॉज दे वांटेड टू कीप कांग्रेस आउट ऑफ पावर। अब 1996 में क्या हो जाता है, लेफ्ट कॉन्टिन्यूड टू सपोर्ट द नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बट दिस टाइम कांग्रेस सपोर्टेड इट एज बोथ कांग्रेस एंड द लेफ्ट वांटेड टू कीप द बीजेपी आउट ऑफ पावर। अब की बार भी लेफ्ट ने जनता दल को सपोर्ट करा। जनता दल क्या है, नॉन कांग्रेस है, बट अब की बार कांग्रेस ने खुद जाके जनता दल को सपोर्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को बीजेपी को आउट रखना था पावर से। तो ऐसा सिस्टम हमारी कंट्री के अंदर हो रहा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिस्ट ऑफ हमारे प्राइम मिनिस्टर्स गिवन है। आप देखोगे कि यहाँ पे 1996 में भी बीजेपी लिखा हुआ है एंड 1996 में यूनाइटेड फ्रंट भी लिखा हुआ है। अब ये कंफ्यूजन क्या है, यही क्लियर करना है हमें, यही इस चैप्टर में आपको बता रखा है। तो तुम्हें पता है जब 1996 के इलेक्शन हुए तो उस इलेक्शन के रिजल्ट में बीजेपी जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की तरह इमर्ज होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा वोट बीजेपी को मिले थे। एंड देन जो है बीजेपी कुछ बाकी रीजनल पार्टीज के साथ में मिलके कोलिशन बना के सरकार बनाती है। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। बट विद इन 13 डेज 13 दिन के अंदर इस जो है इसको ये जो पूरी सरकार बनी थी उसको गिरा दिया जाता है, क्योंकि जो है अप्रोप्रिएट सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, यानी कि जिन्होंने सपोर्ट दिया वो वापस ले लिया एंड जो है सरकार गिर जाती है। उसके बाद में क्या होता है, फिर कांग्रेस क्या करती है, कांग्रेस जो जनता दल थी जो यूनाइटेड फ्रंट बनाती है उसके साथ मिलके टू कीप बीजेपी आउट ऑफ पावर। तो यहाँ पे आपको बहुत कंफ्यूजिंग बुक में से लगेगा, बट मैं कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए हूँ यहाँ पे। तो 1989 और 1996 के सिनेरियो पे बहुत हमारे को क्वेश्चन आते हैं। 89 में जो कोलिशन बना था उसको हम कहते हैं नेशनल फ्रंट, और जो 1996 में बना उसे क्या कहते हैं हम, यूनाइटेड फ्रंट। ठीक है। 1989 के अंदर लार्जेस्ट पार्टी कौन सी थी, इसमें लार्जेस्ट पार्टी थी कांग्रेस। ठीक है। 1996 के अंदर लार्जेस्ट पार्टी कौन सी रही थी, बीजेपी रही थी, बीजेपी को सबसे ज़्यादा वोट मिले। अब इसमें क्या करा था, इसमें जनता दल ने, ठीक है, लेफ्ट पार्टी ने और जो है बीजेपी इकट्ठी मिल जाती है। क्यों? क्योंकि इन्हें कांग्रेस को आउट ऑफ पावर रखना था कि लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस है बट कांग्रेस की सरकार ना बने। अब इसमें क्या होता है, 1996 में इनिशियली तो बीजेपी की सरकार बनती है बट वो 13 दिन के अंदर गिर जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर बने थे, बट देन 13 डेज के बाद ही जब ये सर्वाइव नहीं कर पाता है बीजेपी का जो है बना था सरकार, तो क्या होता है फाइनली ये जो है एक यूनाइटेड फ्रंट नाम का अलायंस पैदा होता है। इसमें जनता दल, लेफ्ट पार्टी भी थी और अब कांग्रेस इन्हें सपोर्ट करने पहुंच जाती है। वही कांग्रेस जिनको जनता दल ने पिछली बार सपोर्ट नहीं करा था, वही कांग्रेस का साथ में अलायंस बन जाता है। क्यों? क्योंकि अब की बार इन्हें बीजेपी को पावर में नहीं रखना था। तो ऐसा शिफ्टिंग अलायंसेज हमारे हो रहे थे। इन दोनों पे एग्जाम में क्वेश्चंस आते कंफ्यूजन के लिए। ठीक है। तो अब 1996 का समझ गए कि यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बन जाती है, बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी है बट फिर भी नहीं जीत पाती। 13 डेज के बाद जब सरकार गिर जाती है यूनाइटेड फ्रंट की सरकार आ जाती है। अब मैं इससे आगे की कहानी बताती हूँ, बहुत पेचीदा है, कोई बात नहीं, अभी बता रही हूँ। समझो कैसे हमारी डेमोक्रेसी इवॉल्व हुई, कैसे हमारा पॉलिटिकल सिस्टम रहा, कैसे अलायंस सिस्टम चलता रहा। तो मैंने नोट्स होता है ना जो हमारे इसमें बोर्ड के अंदर, उस पर लिख दिया है सारा का सारा, क्योंकि वैसे जो अगर आप एनसीईआरटी की लाइनों में खो जाओगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है। चलो मैं समझाती हूँ तुम्हारे को रेड पेन से अंडरलाइन करके। चलो अब समझ गए 1996 के बाद क्या होता है। अब इलेक्शन कब होने चाहिए था, 1996 के बाद 5 साल बाद होने चाहिए था ना, बट नहीं, 1998 में ही हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो यूनाइटेड फ्रंट जिसमें कांग्रेस था, जनता दल थी, लेफ्ट पार्टी भी थी, ये भी अब अनसक्सेसफुल हो जाता है। ये वाली सरकार भी गिर जाती है। क्यों गिरती है? वो पार्टी जिन्होंने सपोर्ट दे रखा था वो वापस ले लेती है तो गिरती है। फिर अगेन 1998 में फ्रेश इलेक्शन कराए जाते हैं। इस इलेक्शन के अंदर फिर से बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी बनती है, यानी कि अब बीजेपी को वोट मिल रहे थे, बीजेपी को बहुत सारे वोट मिल रहे थे। 182 आउट ऑफ जो है 543 वोट्स मिलते हैं। अब 182 पे तो नहीं बनती ना सरकार, मेजॉरिटी चाहिए होती है। तो अब बीजेपी का एक अलायंस बनता है जिसको हम कहते हैं नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए, जो प्रेजेंट भी चल रहा है हमारा। तो एनडीए के अंदर बीजेपी होती है और भी बहुत सारी पार्टीज हैं। ठीक है जी। अब क्या होता है, ये 1998 में चल रहा होता है। अब 1999 में फिर से इलेक्शन कराए जाते हैं। यू विल बी सो कंफ्यूज
दी थी 1 साल के अंदर दोबारा इलेक्शन क्यों कराए गए, तो वो इसलिए कराए जाते हैं क्योंकि जो ये एनडीए का अलायंस बना था उसमें एक बहुत सारा मेजर रोल था। इस अलायंस के अंदर एक पार्टी का बहुत जो है सपोर्ट था, उसका नाम पार्टी का था AIADMK, जिसके बारे में रीजनल एस्पिरेशन चैप्टर में पढ़ाया था। द्रविड़ मूवमेंट से निकली हुई एक पार्टी थी साउथ की। तो ये पार्टी अब अपना सपोर्ट वापस ले लेती है बीजेपी से, तो फिर से सरकार गिर जाती है एंड अगेन जो है 1999 में हमें इलेक्शन कंडक्ट करवाने पड़ते हैं। अब जो अगेन 1999 के इलेक्शन होते हैं उसका रिजल्ट क्या आता है, फिर से बीजेपी जो है सबसे लार्जेस्ट पार्टी बनती है। अब की बार बीजेपी 182 सीट जीती है, सीटें वीटें लर्न मत करना, ठीक है। और फाइनली एनडीए का अलायंस बन जाता है। ये जो 1999 में जो बीजेपी एनडीए अलायंस चलता है, ये वाला जो हमारा अलायंस था एनडीए का, ये अब पूरा अपना टेन्योर पूरा होता है 5 साल का। अटल बिहारी जी हमारे जो है प्राइम मिनिस्टर रहते हैं इस पूरे पीरियड के दौरान, और फाइनली ये जो है सरकार गिरती नहीं है, पूरे समय पे चलती है। 1999 के बाद 2004 में इलेक्शन होते हैं, 2000, 2001, 2, 3, 4 पूरे 5 साल बाद दोबारा इलेक्शन होते हैं। अब की बार की गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होती है। 2004 में कांग्रेस का अलायंस के साथ में मिलके जो है फॉर्मेशन होता है, यूपीए गवर्नमेंट बनती है। कांग्रेस भी अपने बहुत सारी पार्टीज के साथ मिलके अलायंस बनाती है, उस अलायंस का नाम है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ठीक है। तो 2004 में यूपीए की गवर्नमेंट बनती है जिसमें कांग्रेस है और बाकी पार्टीज हैं, इनका गठबंधन। अब प्राइम मिनिस्टर कौन बने 2004 में? मनमोहन सिंह जी। 2009 में भी ऐसा ही हुआ, यूपीए चला। बट 2014 से जो है सीन बदल जाता है जब मोदी जी जो है उनकी सरकार बनती है। क्यों? क्योंकि अब जो है मेजॉरिटी से 2014 की इलेक्शन में बीजेपी जीत जाती है, ठीक है। 2019 में भी मेजॉरिटी से जीती, अब फिर बदल गया। अब फिर जो है क्या हुआ, अब की बार फिर मेजॉरिटी से नहीं जीती तो एनडीए का रूल आ गया। तो ये जो 1996 के बाद वाला था, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने यहाँ पे समझा दिया। एक बार फिर बैक करके सुन लेना कि मैंने आपको क्या समझाया, एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर। बाकी मैंने ना इतने बेहतरीन नोट्स बना दिए, उसमें तो ये सब कवर हो ही गया है। तो अब हम 2014 के बाद का भी एक बार पढ़ लेते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा क्लियर मेजॉरिटी से जीतने का। तो चलो पढ़ते हैं। तुम्हें इस वाली स्लाइड से क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि ये बुक के हिसाब से काफ़ी ना, मतलब उसमें दे रखा है, अब तुम रीड कर सकते हो इसको, बट काफ़ी हॉच पॉच वे में दे रखा है। बट मैंने आसानी से तुम्हें समझा दिया है। नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट चली 1989 में, यूनाइटेड फ्रंट चली 1996 से 1997 तक, ठीक है। फिर बीजेपी लेड कोलिशन हुआ 1998 के अंदर, फिर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बना 1999 में, फिर यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस चला हमारा 2004-2009 में। इससे हमें क्या समझ में आता है? अब हम 2014 का आगे चेक करते हैं। द ट्रेंड ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स बिगैन टू चेंज इन 2014, जब बीजेपी अंडर नरेंद्र मोदी जी जो है क्लियर मेजोरिटी से लोकसभा के इलेक्शन जीत जाते हैं, मेकिंग अ रिटर्न टू अ मोर सेंट्रलाइज पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड रिड्यूसिंग द रिलायंस ऑन कोलिशन डायनामिक्स, यानी कि कोलिशन पे अब डिपेंडेंस खत्म हो गई थी। ये जो एरा रहा हमारा कोलिशन गवर्नमेंट का, इससे पॉलिटिकल नेगोशिएशन, कॉम्प्रोमाइज बढ़ते हैं, क्योंकि जब गठबंधन की सरकारें बनती है तो आपको जो है कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ेगा, सुननी भी पड़ेगी अपने जो है साथ के सपोर्टर्स। समझ चुके हो कैसे बनी हमारी। अब हम आ गए नेक्स्ट टॉपिक पे, पॉलिटिकल राइज ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। अब आप जानोगे कि क्यों कोई भी सरकार क्लियर मेजॉरिटी से नहीं जीत पा रही थी, किस तरीके से कोलिशन पार्टी जब बनती थी, कोलिशन गवर्नमेंट बनती थी, तो कौन सी पार्टी सपोर्ट देती थी। सो नाउ यू विल नो अबाउट द राइज ऑफ द अदर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होता है हमारा इसी पीरियड के अंदर 1990s के बारे में, वो था राइज ऑफ द अदर बैकवर्ड क्लासेस। अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी कि कौन? देखो हमारी कंट्री के अंदर शेड्यूल कास्ट्स आर देयर, शेड्यूल ट्राइब्स आर देयर, जिन्होंने बहुत सारी एजुकेशनल और सोशल बैकवर्डनेस को हिस्टोरिकली जो है बहुत समय तक सफ़र करा, ठीक है। तो उनको जो है हमने रिप्रेजेंटेशन दिया। बट एक और ग्रुप था हमारी कंट्री के अंदर जिनको हमने रेफर कर रहा है एज बैकवर्ड कास्ट, ठीक है। इसको हमने पुराने चैप्टर्स में भी पढ़ा था। अब जो बैकवर्ड कास्ट होते हैं वो पहले जो है कांग्रेस को सपोर्ट करते थे, उन्हें वोट देते थे। बट धीरे धीरे हमने देखा कि जो बैकवर्ड कास्ट का सपोर्ट था वो कांग्रेस की पार्टी को कम हो गया था। अब वो जो है उनको सपोर्ट जो हो गया था वो दूसरी पार्टीज़ को जाने लगा था। तभी नॉन कांग्रेसिज्म का जो है एक नया ट्रेंड आया था। जो हमने जनता पार्टी पढ़ी थी, इफ़ यू रिमेंबर, जनता पार्टी गवर्नमेंट जो 1977 के अंदर बनी थी, कब? इमरजेंसी के बाद वाले पीरियड में। तो ये जो जनता पार्टी बनी थी ये किसके बेसिस पे बनी थी? तो जनता पार्टी को बहुत सारे जो है इस ओबीसी बैकग्राउंड से जो है वोट आए थे, ठीक है जी। तो ये पढ़ो, यू वुड रिकॉल दैट द राइज ऑफ दीज पार्टीज फर्स्ट फाउंड पॉलिटिकल एक्सप्रेशन एट द नेशनल लेवल इन द फॉर्म ऑफ जनता पार्टी गवर्नमेंट। तो जो जनता पार्टी गवर्नमेंट बनी थी वो कैसे बनी थी? उसमें जो बहुत सारी जो ओबीसी बेस पार्टियां थी वो
वो वहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही थी, ठीक है। मैनी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द जनता पार्टी लाइक भारतीय क्रांति दल, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी हैड अ पावरफुल रूरल बेस अमंग सेक्शंस ऑफ द ओबीसी। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था नेशनल लेवल पे, यानी कि कंट्री के लेवल पे कोई ओबीसी सपोर्टेड पार्टी जो है उसकी सरकार बनी थी। कब? जनता दल के समय पे, 1977 में, जनता पार्टी के समय पे। चलो अब आप जानोगे कि कैसे जो है हमारा यहाँ पे हमने ओबीसीज को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए क्या किया था। तो वी इम्प्लीमेंटेड मंडल कमीशन एंड उसके बाद में जो है हमने जो है रिप्रेजेंटेशन दिया ओबीसीज को। 1980s के अंदर जनता दल यूनाइटेड वेरियस पॉलिटिकल ग्रुप्स विद ओबीसी सपोर्ट। तो जनता दल जो बना था ना, तो वो उन सभी पार्टीज को लेकर बना था जो ओबीसीज को सपोर्ट करते थे। अब नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट डिसीजन टू इम्प्लीमेंट मंडल कमीशन रिकमेंडेशन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द ओबीसी पार्टीज। उसके बाद जब नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट आती है, नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट कब आई थी? 1989 के इलेक्शन में मैंने आपको बताया था ना, नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट आई थी, जहाँ पे क्या था मैंने वो कार्टून दिखाया जिसमें आपको वीपी सिंह थे, ठीक है। उनके टेन्योर के दौरान जो है उन्होंने मंडल कमीशन को बिठाया था, जिसको ड्यूटी दी गई थी कि आप चेक करेंगे कि जो है किस तरीके से हमें रिप्रेजेंटेशन देना है ओबीसीज को, ठीक है। ये अब हमारे समय ऐसे आया था हमारी कंट्री के अंदर जब ओबीसीज को रिप्रेजेंटेशन के लिए उनको अपॉर्चुनिटीज़ दिलवाने के लिए बहुत सारी पार्टीज इमर्ज हो रही थी एंड दीज पार्टीज आर्ग्यूड दैट एज अ लार्ज सेगमेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी ओबीसी डिजर्व एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन एंड पॉलिटिकल पावर, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज पॉलिटिकल फॉल आउट। तो अब आज इसमें आप पढ़ोगे बहुजन समाज पार्टी जो है ना, जो बीएसपी पार्टी है, वो कैसे जो है एक इतनी बड़ी पार्टी बनी, जिसका सपोर्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ था? फ्रॉम द दलित्स, जो किसको दिखाती है, जो किनका सपोर्ट रिप्रेजेंट करती है, किनका हित रिप्रेजेंट करती है? दलित्स का, ओबीसीज का हमारा। तो आज आप जानोगे कि कैसे ये जो है एक पार्टी का फॉर्मेशन हुआ, जिसको ब्रेक थ्रू जो है स्टेट लेवल पे भी मिला और नेशनल लेवल पे भी, जिसकी बहुत अच्छी प्रेजेंस रही, ठीक है। तो चलो जानते हैं। तो 1980s में हमारे यहाँ पे जो है दलित पॉलिटिक्स जो है वो इमर्ज होने लगती है, यानी कि अब जो है ऐसी पार्टीज इमर्ज हो रही थी, ऐसे लीडर्स इमर्ज हो रहे थे जो उन क्लासेस का, जिनके ऊपर जो है इतने सालों से जो है जिनको ऑप्रेस किया गया, उनके हक के लिए बात रखने आ रही थी हमारे पॉलिटिक्स के अंदर, ठीक है। जिससे इसकी शुरुआत हुई थी विद द फॉर्मेशन ऑफ बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ एम्प्लॉय फेडरेशन, जिसको बोला जाता है BAMCEF, 1978 में हुई थी, ठीक है, इसकी शुरुआत। अब ये एक नॉर्मल ट्रेड यूनियन नहीं था, ये और बड़े लेवल पे बनता है, किसके हक के लिए? दलित्स के एंड ओबीसीज के हक के लिए। BAMCEF एम टू सिक्योर पॉलिटिकल पावर फॉर द बहुजन। इनकी क्या मांग थी कि अब हमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, किसके लिए? बहुजन के लिए। अभी आप मंडल कमीशन पे, रिजर्वेशन पे तभी आओगे जब आप ये समझ पाओगे, ठीक है। इन्होंने जो है कहा कि बहुजन कौन है? बहुजन समाज कौन सा समाज है? जिसमें शेड्यूल क्लास भी आते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स भी आते हैं एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि ओबीसीज एंड इवन माइनॉरिटीज भी आती हैं, ठीक है। इससे फॉर्मेशन होता है दलित शोषित समाज संघर्ष समिति का एंड लेटर इसका नाम बन जाता है, नीचे ये आगे फॉर्म हो जाता है इनटू बहुजन समाज पार्टी, दैट इज बीएसपी। एंड ये किसकी लीडरशिप के अंडर में फॉर्म हुआ था? काशीराम जी की। इसकी लीडरशिप को आगे कंटिन्यू करा मायावती जी ने, समझ रहे हो, ये वही पार्टी है बीएसपी। तो बीएसपी ने एक अचीव करा था उत्तर प्रदेश के अंदर सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू 1989 में भी और 1991 के इलेक्शन में भी। ये पहली एक ऐसी पार्टी बनी थी दलित सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टी जो इंडिपेंडेंट इंडिया में जीती थी, समझ रहे हो आप, जिसने जो है आप मानो कि जिनकी सरकार बनी थी। तो बीएसपी की सरकार यूपी में 2-3 बारी बनी है। तो वो कैसे बनी कि जो है इनको सपोर्ट किसने करा? ये हक लेकर आए सामने ओबीसीज का, बहुजन समाज का, एंड दे वॉन द इलेक्शन। तो ये दिखा रहा है कि हमारा डेमोक्रेसी कितना वास्ट हो रहा था, दैट अब जो है बहुजन समाज के हक के लिए भी जो पार्टी सामने आई उनको वो जीती भी, ठीक है। चलो अब आगे पढ़ते हैं। अब हम बीएसपी की पॉलिसीज़ क्या थी, अब हमें वो पढ़नी है। बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी, इसकी प्रैग्मैटिक पॉलिसीज़ थी, ठीक है। इनका काम था, इन्होंने फोकस करा कि जो बहुजन समाज है उनको वो स्ट्रॉन्ग कर पाए, उनको अपलिफ्ट कर पाए, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी पार्टी बनी थी जो है उत्तर प्रदेश के अंदर, और काफ़ी बार गवर्नमेंट बनने में जो है इसका रोल रहता है। इसको इनिशियली सपोर्ट दलित वोटर्स करते थे, बट देन बीएसपी ने अपना बेस एक्सपैंड करा और बाकी सोशल ग्रुप जैसे ओबीसीज एंड माइनॉरिटीज़ ऑल्सो जो है इनको सपोर्ट करने लग गए, ठीक है। फाइनली आते हैं गाइज हम हमारे मंडल कमीशन के ऊपर। मंडल कमीशन
क्या है मंडल कमीशन, क्यों सेट हुई थी? तो मंडल कमीशन इस्टेब्लिश हुई थी 1978 के अंदर टू प्रोवाइड रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड कास्ट इन इंडिया। तो जो बैकवर्ड कास्ट हैं उनके लिए, जो कर्पूरी ठाकुर की सरकार चल रही थी बिहार के अंदर, उन्होंने सबसे पहले ऐसी बार करा था कि ओबीसीज के लिए उन्होंने रिजर्वेशन करी थी। ठीक है, तो ये कमीशन फिर आगे चल के हमारी कंट्री के अंदर बिठाई जाती है कि नेशनल लेवल पे भी जो है किसको रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, बैकवर्ड कास्ट को। ठीक है, एंड इसी कमीशन ने पूरा जो है मतलब पूरी रिपोर्ट बना के बताया था और रिकमेंड करा था कि 27% ऑफ द सीट्स हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एंड गवर्नमेंट जॉब्स में ओबीसीज के लिए होनी चाहिए। ठीक है, प्रोटेस्ट, अब जब ऐसा होता है तो प्रोटेस्ट शुरू होते हैं अगस्त 1990 के अंदर, जो जनरल कैटेगरी थी एंड बाकी लोगों ने प्रोटेस्ट करा कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। तो इन अगस्त 1990 द गवर्नमेंट डिसाइडेड, 1990 में किसकी गवर्नमेंट चल रही थी? याद है, अभी तो पढ़ा है मैंने किसकी गवर्नमेंट चल रही थी, वो नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट चल रही थी, जनता दल की सरकार थी। 1989 में बन गई ना, वीपी सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे। तो जब वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, ये जो जनता दल की गवर्नमेंट जब चल रही थी, उस समय के दौरान मंडल कमीशन को इम्प्लीमेंट करा जाता है, जब जनता पार्टी चल रही थी नेशनल फ्रंट वाली, और उसी समय में मंडल कमीशन बिठाई जाती है जो नेशनल लेवल पे आप समझो रिप्रेजेंटेशन देने के लिए काम करने वाली थी। और इनफैक्ट साउथ के अंदर तो पहले ही रिप्रेजेंटेशन मिल गया था, बट अब नेशनल लेवल पे ओबीसीज को रिप्रेजेंटेशन देने की बात हो रही थी। ठीक है, तो 1990 के अंदर गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट दिस रिकमेंडेशन। 1990 में गवर्नमेंट ने कहा कि हाँ, हम 27% जो रिजर्वेशन है वो करेंगे, एंड दिस डिसीजन केम टू बी नोन एज द। अब इससे रिलेटेड गाइस हमारे कंट्री में बहुत सारे फिर प्रोटेस्ट होने लगते हैं ऑल ओवर द नॉर्थ इंडिया, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था साउथ की बात नहीं हुई अब यहाँ पे। नॉर्थ इंडिया में बहुत प्रोटेस्ट होते हैं क्योंकि साउथ में पहले भी रिजर्वेशन था। आपको जो है मैंने जो है इस जो है चैप्टर के बैकग्राउंड में फोटो लगाई थी, यू कैन सी सम पिक्चर्स लाइक हेयर। तो आप यहाँ देख रहे हो कि बच्चों ने प्रोटेस्ट करा था। आरक्षण आप सुनते हो, ये वही प्रोटेस्ट उन्हीं से रिलेटेड है। कई बच्चों ने खुद को जो है मतलब इतना प्रोटेस्ट करा था, दे किल्ड देमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को आग तक लगा ली थी, क्योंकि जो है ये एक तरीके से जो है पार्शियलिटी हो रही थी। एंड जो जनरल कैटेगरी के बच्चे थे उन्होंने इसके खिलाफ बहुत सारा प्रोटेस्ट करा था कि रिजर्वेशन से उनका बहुत नुकसान होने वाला था। बट फाइनली होता क्या है, जो मंडल कमीशन है वो जो है क्या हो जाती है, वो इम्प्लीमेंट हो जाती है। ठीक है, अब बहुत प्रोटेस्ट होता है, ये केस सुप्रीम कोर्ट में भी जाता है, सुप्रीम कोर्ट में इस केस पे जो फैसला आता है उसके बाद जो है इम्प्लीमेंट हो जाती है मंडल कमीशन, यानी कि 27% जो रिजर्वेशन है वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो जब ये केस जो है गया था सुप्रीम कोर्ट में, तो ये क्या नाम कहा जाता है इस केस का? इस केस का नाम है इंदिरा सुहानी केस। तो ये जो है इंदिरा साहनी केस कह सकते हो आप इसको। ये जो केस है हमारे इंडियन पॉलिटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। इसमें बहुत सारे जजेस थे और उन्होंने मिलकर फिर रूलिंग दी थी दैट यस वी विल इम्प्लीमेंट द रिजर्वेशन सिस्टम। ठीक है, तो नवंबर 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने जो है गवर्नमेंट का जो डिसीजन था कि इम्प्लीमेंट करेंगे हम मंडल कमीशन को, उन्होंने उसको हरी झंडी दिखा दी थी कि हाँ जी, ग्रीन फ्लैग दिखा दिया था, येस वी विल इम्प्लीमेंटेड। आज के समय पे अगर हम बात करें ना, तो जैसे आपने बीएसपी का पढ़ा कि बीएसपी वो जो है दलित एंड ओबीसीज के जो है इंटरेस्ट को आगे लेकर आ रही थी। जनता दल ने अपनी लीडरशिप के अंडर में जो है इनके इंटरेस्ट को सामने रखा था, किसके? ओबीसीज के, एससीज के, एनएसटी के। बट आज के समय पे ऐसा नहीं है। आज के समय पे जितनी भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज है वो ओबीसीज को, दलित्स को जो है सपोर्ट करती हैं। ठीक है, तो फ्रॉम टुडे की अगर हम बात करें, रिजर्वेशन पॉलिसी सपोर्ट करती है हर मेजर पॉलिटिकल पार्टी। एंड जो मंडल कमीशन हाईलाइट द नीड फॉर रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज विच लेड टू प्रोटेस्ट बट नाउ हैज सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल बैकिंग। अब हर कोई इस चीज़ को सपोर्ट करता है। ठीक है, अब इसकी बहुत पॉलिटिकल बैकिंग है, ये आपको बता रखा है। ठीक है, इंदिरा सुहानी केस के बारे में मैंने एक बार यहाँ पे लिख दिया है, इफ यू डोंट नो अबाउट इट। तो गाइस पॉलिटिकल के स्टूडेंट हो, 12th पास आउट करो, इतना तो पता ही होना चाहिए, तुम्हें सीवीटी में पूछा जा सकता है। तो इंदिरा सुहानी केस जो है ये लैंडमार्क था हमारे सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का एक बहुत बड़ा। इसमें जो है 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाँ, जो 27% रिजर्वेशन हम ओबीसीज के लिए करना चाह रहे हैं, उन्होंने उसको ग्रीन फ्लैग दिखा दिया था। तो अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कम्युनिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। अब आप नेक्स्ट चीज़ पढ़ने वाले हो जो 1990 कॉन्टेक्स्ट में हुई थी। तो अब हम एक और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट पढ़ेंगे, वो था हमारी कंट्री के अंदर रिलीजियस को जो है अब जो है पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व किया जाने लग गया था। राइज ऑफ पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन रिलीजियस आइडेंटिटी स्टार्ट हो गया था हमारी कंट्री के अंदर, और इसके ऊपर फिर डिबेट हुई थी ऑन इंडिया सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। एक ऐसा टाइम है हमारी कंट्री में जब रिलीजन जो है पॉलिटिक्स में मर्ज हो गया तो फिर इंडिया का सेक्युलरिज्म कि हम हर धर्म को एक समान मानते हैं, उसके ऊपर जो है क्वेश्चंस हुए और डेमोक्रेसी के ऊपर हुए। बट देन धीरे धीरे अब सब सॉल्व हो चुका है। तो वी नोटेड इन चैप्टर 6 दैट इमरजेंसी के बाद क्या हुआ था, भारतीय जनसंघ
हैड emerged with the जनता पार्टी। इमरजेंसी के बाद आपने देखा ना, जनता पार्टी, भारतीय जनता संघ इमर्ज हुई, ठीक है। आफ्टर द फॉल ऑफ जनता पार्टी एंड इट्स ब्रेकअप द सपोर्टर्स ऑफ द अर्ट्सवाइल जनता संघ फॉर्म द भारतीय जनता पार्टी। तो अगर आपने भारतीय जनता पार्टी का फॉर्मेशन नहीं पढ़ा है तो मैं आपको पिन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर कि कैसे भारतीय जनता पार्टी फॉर्म हुई थी। तो फाइनली भारतीय जनता पार्टी 1980 में फॉर्म हो जाती है। इनिशियली बीजेपी की, जो हमारी करंट सबसे लार्जेस्ट पार्टी थी और एनडीए की सरकार चल रही है, जो बीजेपी जो है, इसकी जो आइडियोलॉजी थी इनिशियली क्या थी, इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो जनसंघ जैसी ही थी, जिसका नाम था गांधीयन सोशलिज्म, गांधी जी का सोशलिज्म, ठीक है। ये गांधी जी जैसे भी विचारधारा है और सोशलिज्म की भी, यानी कि स्टेट के रूल वाली भी। और जो है कल्चरल नेशनलिज्म इसकी आइडियोलॉजी थी कि हम कल्चर को बढ़ावा देंगे, अपनी कंट्री का जो हमारा कल्चर है इतना सुंदर सा, उसको बढ़ावा देंगे। बट जब भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करा गया इस वाली आइडियोलॉजी के साथ में तो इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला। आफ्टर 1986 द पार्टी बिगैन टू एम्फसिस नेशनलिज्म एज द कोर ऑफ इट्स आइडियोलॉजी। 1986 में हमने नेशनलिज्म को हमारा कोर बताया आइडियोलॉजी का, यानी कि नेशन हमारा पूरा एकजुट रहे। एंड बीजेपी ने फिर धीरे धीरे परस्यू करी पॉलिटिक्स ऑफ हिंदुत्व फॉर द पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। बीजेपी हिंदुत्व आइडियोलॉजी को जो है मोबिलाइज करने लगे थे। जो ये हिंदुत्व वर्ड है ये कहाँ से आया, ये किसने पॉपुलराइज करा था, तो इसको पॉपुलराइज करा था वीडी सावरकर ने, जिनका नाम है विनायक दामोदर सावरकर। इन्होंने कहा था कि इंडिया जो है ना, इट बेसिकली जो है, हमें इंडिया को क्या समझना है, हमें इंडिया को अपना पितृभू तो समझना ही है, यानी कि अपना फादरलैंड तो समझना ही है, बट साथ ही के साथ में उसे हमें अपना पुण्य भू भी समझना है, यानी कि होली लैंड भी समझना है। जो बिलीवर्स हैं हिंदुत्व के वो ये अग्री करते हैं और ये जो है वो आर्ग्यू करते हैं दैट नेशन कैन बी बिल्ट ऑन द बेसिस ऑफ यूनाइटेड नेशनल कल्चर, कि एक नेशन की नेशनलिज्म तब स्ट्रांग होगी जब उनका एक यूनाइटेड नेशनल कल्चर होगा। एंड दे ऑल्सो बिलीव दैट इन दैट केस ऑफ इंडिया हिंदुत्व कैन प्रोवाइड दिस बेस, कि जो हिंदुत्व है हमारा, जो हमारा हिंदू कल्चर है, जो हमारा सनातन धर्म है, वो एक ये बेस जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। कि अगर हमें अपने इंडिया का जो है, आप रीड करो इस लाइन को, दैट जो है नेशन कैन बी बिल्ड स्ट्रॉन्ग ऑन द बेसिस ऑफ यूनाइटेड नेशनल कल्चर। एक नेशन स्ट्रॉन्ग कब होगा, पूरा का पूरा देश एकजुट इकट्ठा कब होगा, जब उसका एक स्ट्रॉन्ग कल्चर भी इकट्ठा होगा। हम कहते हैं देयर इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वी शुड टेक प्राइड इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी, बट स्टिल इतनी सारी डाइवर्सिटी हो रही थी बार बार, तो बाहर वाले क्या कह रहे थे, यार ये कंट्री तो जो है फॉल हो सकती है, ये कंट्री का पार्टीशन हो सकता है, डिवाइड हो सकती है, क्योंकि बहुत डाइवर्सिटी है। नहीं, बहुत डाइवर्सिटी है। हमने बहुत सारे डाइवर्सिटी को मर्ज करा, उनके एस्पिरेशंस को फुलफिल करा और हमने यूनिटी बनाई। बट उसकी के साथ में वीडी सावरकर ने कहा कि अगर हमें टोटल यूनिटी चाहिए, एकजुटता चाहिए और बिल्कुल एक यूनाइटेड होकर अगर हमें रहना है, तो वी नीड अ स्ट्रॉन्ग कल्चर जिससे सारी कंट्री का जो है पॉपुलेशन का सेंटिमेंट्स जुड़े हों। तो वो उनको एक मीडियम क्या देखा, हिंदुत्व। तो वो क्या है हमारा, कि हिंदुत्व है एक, जिससे हम सब जो है इकट्ठे होंगे, ठीक है। तो ये बीजेपी की आइडियोलॉजी फिर उसके बाद से बनी, ठीक है। नाउ 2 डेवलपमेंट्स होते हैं 1986 के बाद जो सेंट्रल रहे बीजेपी के। पहला था शाहबानो केस। शाहबानो केस हुआ था 1985 में। अब शाहबानो केस के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर, CUET में भी। तो शाहबानो केस में क्या होता है, एक 62 ईयर्स ओल्ड की मुस्लिम वुमेन थी जिन्हें डाइवोर्स चाहिए था, ठीक है। और उन्होंने डाइवोर्स लेने के बाद एक मेंटेनेंस, यानी कि डाइवोर्स के बाद हस्बैंड से मेंटेनेंस मांगी जाती है ना, अगर मैरिज को बहुत सारा टाइम हो गया होता है, तो वो मेंटेनेंस के लिए अपने जो है फॉर्मर हस्बैंड के ऊपर केस करती हैं। एंड सुप्रीम कोर्ट ने उनके जो है हक में फैसला दिया कि हाँ, उनके हस्बैंड को उन्हें जो है क्या देनी होगी, मेंटेनेंस देनी होगी। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स थे वो नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि जो मुस्लिम्स है उनके लिए एक मुस्लिम पर्सनल लॉ भी है, ठीक है। जो मुस्लिम्स हैं उनके जो मौलवीज़ होते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉज बनते हैं। जो मुस्लिम कम्युनिटी जो है हमारी, जो मुस्लिम्स हैं, इस्लाम जो धर्म है, उनके लोगों के लिए उनके काफ़ी सारे जो है फैसले करते हैं, ठीक है। तो जो है वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे जो केस के अंदर दखलंदाजी की है ऑन द डिमांड ऑफ सम ऑफ द मुस्लिम लीडर। कुछ मुस्लिम लीडर की डिमांड पे जो गवर्नमेंट थी हमारी, वो मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन जो है ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट को पास करती है 1986 में, दैट नलिफाइड द सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट। और इसके अंडर में क्या कहते हैं कि नहीं, जो शाहबानो जी को जो देने की बात हुई है वो नहीं मिलेगा उनको मेंटेनेंस, ठीक है। तो कब बना था ये एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट बना था 1986 और इसके तहत कहा गवर्नमेंट ने कि नहीं। तो देखो, जो सुप्रीम कोर्ट इतनी उच्च न्यायालय हमारा, जिसने जो डिसीजन जो दिया, उसके डिसीजन को जो गवर्नमेंट थी 1986 में वो मना कर देती है।
एंड वो क्या कहते हैं, नो जो है ये हम जो है इसके अंडर में डिसीजन लिया जाएगा। एंड इसके अंडर का डिसीजन क्या होता है इस एक्ट के अंदर का, कि उन्हें मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। दिस एक्शन ऑफ गवर्नमेंट वॉज अपोज बाय मेनी ऑफ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन। अब इस वाले एक्ट को वुमेन ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत ज़्यादा गलत कहा कि नहीं, वो उनके हक की तो बात थी कि उन्हें मेंटेनेंस मिल रहा है। इवन मुस्लिम जो ग्रुप की वुमेन भी थी उन्होंने भी कहा, और इंटेलेक्चुअल लोगों ने कहा कि नहीं, ये सरकार ने गलत किया है, सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसके साथ ही रहना चाहिए था। बीजेपी क्रिटिसाइज दिस एक्शन ऑफ कांग्रेस एज गवर्नमेंट एज अननेसेसरी कंसेशन एंड अपीसमेंट टू द माइनॉरिटी कम्युनिटी। तो इस वजह से बीजेपी कहती है कि कांग्रेस ने ये गलत करा, ये माइनॉरिटी कम्युनिटी का अपीसमेंट की बात हुई। माइनॉरिटी कम्युनिटी कौन है यहाँ पे, इस्लाम, मुस्लिम्स की, तो उनके अपीसमेंट की बात हो रही है कि कोई फैसला ये हम इसमें रिलीजन को बीच में नहीं लाते हैं, ये फैसला एक औरत के हक का है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ हमारे यहाँ पे जो पॉलिटिक्स में रिलीजन जो है वो आया। देयर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट डेटेड 28 नवंबर 1858। अब आपको ये मैं बता रही हूँ क्योंकि आगे इसके बारे में मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको। जब निहांग सिक्स जो थे उन्होंने राम जन्मभूमि की साइट को कैप्चर करा था, वहाँ पे पूजा करी, वहाँ पे हवन करा, बिफोर बीइंग फोर्सिबली आउटेड बाय कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं जो है हमारा राम जन्मभूमि। ठीक है, हम राम जी के मंदिर के निर्माण के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये देखो आप यहाँ पे आपको हिस्टोरिकली एनसीईआरटी में गिवन है 1858 के अंदर, मतलब ब्रिटिशर्स के ज़माने से, इनफैक्ट और पुराने ज़माने से संघर्ष करे हैं लोगों ने इस जो है निर्माण के लिए। चलो पढ़ते अब हम अयोध्या इशू। तो मैं आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी एज पर एनसीईआरटी इसकी लाइन बता रही हूँ। स्टार्ट करते हैं हम अपने इस टॉपिक को। तो अयोध्या इशू जैसे हुआ था रिगार्डिंग द बर्थ प्लेस ऑफ श्री राम जी, वन ऑफ द मोस्ट होली साइट जो है हम हिंदूज़ के लिए, ये हमारी सबसे रिलीजियस साइट है। एंड इसकी लीगल ओनरशिप को लेकर जो है ये डिस्प्यूट स्टार्ट होता है। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ अयोध्या राम जन्मभूमि साइट कैन बी जज बाय द फैक्ट दैट द 500-year long history starting 1528 is marked by numerous conflicts which are documented in Lucknow and Faizabad district gazetters। तो ये जो है मैंने इतनी लंबी लाइन रीड क्यों करी, बिकॉज आई वांट टू टीच दिस टॉपिक स्ट्रिक्टली एज पर एनसीईआरटी। तो ये डिस्प्यूट कब से चलता आ रहा है वो आप तब पता लगा सकते हो कि 500 साल पहले, समझ रहे हो तुम, 1528 के अंदर जो हमारे को डॉक्यूमेंट्स मिले लखनऊ के अंदर बाराबंकी के और फैज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट गजेटर्स के, उसमें से हमें पता चल रहा है कि भैया तब से ये जो है चलती आ रही है हमारा अयोध्या के राम मंदिर के ऊपर जो हमारा पूरा चला प्रोसेस। ठीक है, क्या बोला गया है यहाँ पे, अ 3 dome structure was built at the site of Sri Ram's birthplace in 1528, but the structure had visible display of Hindu symbols and relics in its interior wall as well as its exterior portion। तो एक 3 डोम वाला स्ट्रक्चर बनवाया गया था श्री राम जन्मभूमि के ऊपर 1528 में, बट इस स्ट्रक्चर के ऊपर विजिबल डिस्प्ले थे हिंदू सिंबल्स के, जो हमारे हिंदू के सीक्रेट सिंबल्स होते हैं, हमारे जो हिंदुइज्म से रिलेटेड बहुत सारे रेलिक्स होते हैं वो उसके इंटीरियर में भी थे और जो है एक्सटीरियर पोर्शन पे भी थे। देयरफॉर अयोध्या राम जन्मभूमि इशू गॉट लिंक टू नेशनल प्राइड। ओवर द ईयर दिस इशू इवॉल्व्ड इनटू अ प्रोलॉन्ग लीगल बैटल, फिर एक लीगल बैटल में कन्वर्ट हो जाता है, लीडिंग टू स्ट्रक्चर बीइंग सील्ड इन 1949 ड्यू टू ऑनसेट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग। तो 1949 में जो है राम जन्मभूमि के ऊपर जो है हमारा पूरा वहाँ पे केस चल रहा होता है, तो इसको सील कर दिया जाता है। ठीक है, 1986 में क्या होता है, द सिचुएशन रिगार्डिंग अ 3 डोम स्ट्रक्चर टुक अ सिग्निफिकेंट टर्न व्हेन द फैजाबाद नाउ अयोध्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रूल टू अनलॉक द स्ट्रक्चर अलाउइंग पीपल टू वर्शिप देयर। तो 1986 में क्या होता है, जो फैजाबाद की कोर्ट थी यानी कि अब अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में जो आता है, उसकी कोर्ट ने क्या कहा कि आप जो है ताले खोल सकते हो, जो सील लगी थी 1949 में आप वो खोल सकते हो एंड आप वहाँ जाके प्रे कर सकते हो, वर्शिप कर सकते हो। दिस डिस्प्यूट हैड बीन गोइंग ऑन फॉर मेनी डिकेड्स एज इट वॉज बिलीव्ड दैट द 3 dome structure was built at Sri Ram's birthplace after the demolition of temple। इशू क्यों चल रहा था, इस बात पे चल रहा था कि ये जो हमारा 3 डोम स्ट्रक्चर बनाया गया वो श्री राम जी का जो जन्मभूमि जो टेम्पल था उसको डिमोलिश करके बनवाया था, जो है आप मानो मुगलों ने उसके ऊपर 3 डोम स्ट्रक्चर बनवा दिया था। However, although शिलान्यास फॉर द टेम्पल was done, further construction remained prohibited। तो जब ये ताले खुले थे 1986 में, उसके बाद शिलान्यास हो गया था, बट
फर्दर कंस्ट्रक्शन टेम्पल की नहीं हो पाई थी, उससे प्रोहिबिट कर दिया गया था। हिंदू कम्युनिटी को ऐसा फील हुआ दैट उसको ओवरलुक करा जा रहा है कि क्यों जो है नहीं बनवाया जा रहा है। वाइल द मुस्लिम कम्युनिटी सॉट अश्योरेंस ऑफ देयर पोजेशन ओवर द स्ट्रक्चर, वहीं पे मुस्लिम कम्युनिटी जो 3 डोम स्ट्रक्चर आपको मेंशन किया गया है उस पर अपना अश्योरेंस दिखा रही थी कि उनका पोजेशन है स्ट्रक्चर पे, ठीक है। सब्सिक्वेंटली बहुत सारी टेंशन हाइट हो जाती है, बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ जाती है दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में, हिंदूज़ एंड मुस्लिम के बीच में, कि कौन ओनर है इस प्लेस का, ठीक है। रिजल्टिंग इन वेरियस डिस्प्यूट्स एंड जो है लीगल कॉन्फ्लिक्ट, तो दंगे भी हुए और लीगल कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहे थे। बोथ कम्युनिटीज़ डिजायर्ड अ फेयर रेजोल्यूशन, दोनों कम्युनिटी को चाहिए था हमें सही फैसला मिले। अब 1992 में क्या होता है, फॉलोइंग द डिमोलिशन ऑफ द स्ट्रक्चर, तो 1992 में जो है ये जो 3 डोम स्ट्रक्चर था इसको डिमोलिश कर देते हैं। कंटेंडेड दैट इट प्रेजेंटेड अ सब्सटैंशियल चैलेंज टू प्रिंसिपल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, तो जब वो जो है डिमोलिश कर दिया जाता 3 डोम स्ट्रक्चर, डेमोक्रेसी में बात आ गई थी कि हमारी कंट्री में ऐसे सिचुएशन क्यों बन रही है। पढ़ते हैं फ्रॉम लीगल प्रोसीडिंग्स टू एमिकेबल एक्सेप्टेंस, ठीक है। अब लीगल प्रोसीडिंग से आज के समय पे हम आते हैं, ठीक है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट इन एनी सोसाइटी कॉन्फ्लिक्ट्स होते ही होते हैं। हाउ एवर मल्टी रिलीजियस और मल्टी रिलीजियस हमारा कल्चर जो डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी, वहाँ पे हम लॉज को मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट का जो है साथ लेके, कॉन्स्टिट्यूशन का साथ लेके हमने इन फैसलों को जो है निकाला, ठीक है। तो गाइस बहुत समय लगा, लीगल प्रोसीडिंग्स लगी, बहुत हियरिंग हुई, अब हमने नहीं फैसला लिया, पूरा वहाँ पे कोर्ट में केस चलते रहे इतने समय तक, ठीक है। एंड फाइनली जो सुप्रीम कोर्ट है 9 नवंबर 2019 को जो है अयोध्या इशू को रिजॉल्व कर देती हैं। वर्डिक्ट क्या आता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है इस जगह के ऊपर, तो फाइनली जो हमारी श्री राम जन्मभूमि है उसको अलॉट कर दिया जाता है, यानी कि उसको जो है अब वो किसकी है, अब वो हो जाती है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की, ठीक है। और फिर उनको जिम्मेदारी दी जाती है कि वो जो राम जी का टेम्पल है उनका निर्माण कराएंगे। एंड डायरेक्टेड द कंसर्न गवर्नमेंट टू अलॉट अप्रोप्रिएट साइट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मॉस्क टू सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, और साथ ही के साथ में जो मॉस्क है उसके भी कंस्ट्रक्शन के लिए जो है जिम्मेदारी दे दी जाती है, मॉस्क के कंस्ट्रक्शन के लिए इसको दे दी जाती है सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को। इन दिस वे डेमोक्रेसी गिव्स रूम फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इन प्लूरल सोसाइटी लाइक आर्स, तो ऐसे हमारे डेमोक्रेसी में हमें फैसला मिला। दिस इशू वर रिजॉल्व फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बेस्ड ऑन एविडेंसेस सच एज आर्कियोलॉजिकल एग्जैक्यूएशन एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। तो अभी जो हमारा राम जन्मभूमि का निर्माण हुआ वो किस बेसिस पे हुआ, इतने समय तक लीगल प्रोसीडिंग्स चलती रही एंड आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में हुआ। इस पूरे एरिया के अंदर आर्कियोलॉजिस्ट गए, उन्होंने खुदाई करी, उन्होंने जितने भी प्रमाण निकाले वो सुप्रीम कोर्ट में दिखाए गए। एंड देन फाइनली जो है 9 नवंबर 2019 को हमारा फैसला आ जाता है दैट राम जन्मभूमि का निर्माण होगा। उसके निर्माण की जिम्मेदारी जिसको दी गई वो आपको याद रखना है, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, ट्रस्ट को। एंड मॉस्क की जिम्मेदारी किसको दी गई वो आपको याद रखना है। इस साल ये क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जो ये डिसीजन था इसको पूरी कंट्री ने कहीं सेलिब्रेट करा। ये क्लासिक एग्जाम्पल रहा हमारा कॉन्सेंसस बिल्डिंग का कि हमारी कंट्री ने कितने सेंसिटिव इशू को जो है डील करा डेमोक्रेटिकली, ठीक है। तो विद दिस हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, इमर्जेंस ऑफ न्यू कॉन्सेंसस। तो पढ़ते हैं। तो 1989 के बाद जो है पीरियड हमने देखा, इसमें हमने डिक्लाइन देखा, कांग्रेस का राइज देखा, बीजेपी का। अगर समझना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो पर्पल से है वो है कांग्रेस की सीट है और रेड वाली बीजेपी से है। तो 84 का, 89 का, 1991 का, 96 का, 98 का, 99, 2004, 2009, 2014 और 19 आप देख सकते हो कि कैसे ये ट्रेंड जो है हमारा बदलता रहा, ठीक है। अब लोकसभा 2004 से 2019 का आपको बता रखा है, मैं तो आपको बता ही चुकी हूँ ऑलरेडी। 2004 में जो है कांग्रेस ने यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के साथ यानी कि यूपीए के साथ सरकार बनाई थी। मनमोहन सिंह जी हमारे प्राइम मिनिस्टर बने थे, ठीक है। एंड जो यूपीए का जो अलायंस था डिफीटेड द एनडीए एंड रिसीव सपोर्ट फ्रॉम द लेफ्ट फ्रंट। इस समय पे इसे सपोर्ट किसे मिला था? लेफ्ट फ्रंट से। मैं बता चुकी हूँ तुम्हारे को ये चीज़ पहले ही, वो जो मैंने नोट्स में दिखाया था। कांग्रेस ने जो है सॉ पार्शियल रिवाइवल विद इंक्रीज सीट्स सिंस 1991। तो ये 2004 में कांग्रेस की सीटें बढ़ी थी, देख लो गिवन है यहाँ पे। 2004 से कांग्रेस की सीट बढ़ी है, कितनी हुई है? 145 हुई है, पहले कम चल रही थी काफ़ी। चलो
अब आगे क्या होता है 2004 से 2009, इसमें भी यूपीए यानी कि कांग्रेस पार्टी जीत जाती है डिस्पाइट लेफ्ट फ्रंट विड्रॉल ओवर द इंडो यूएस न्यूक्लियर डील इन 2008। तो इन्होंने लेफ्ट फ्रंट ने इनको सपोर्ट करना भी बंद कर दिया था, तब भी अपनी पार्टी बना के रखते हैं। एंड इस क्यों हटाया था लेफ्ट फ्रंट ने अपना सपोर्ट, वो याद रखना, इंडो यूएस न्यूक्लियर डील की वजह से 2008 में हुई थी। 2009 में यूपीए इंक्रीज इट्स सीट्स फ्रॉम 145 टू 206 एंड इस समय पे जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह स्वर्न इन फॉर अ सेकेंड टर्म। इसमें मनमोहन सिंह जी सेकंड टर्म में दोबारा जो है 2009 में इलेक्शन जीत जाते हैं उनकी पार्टी कांग्रेस, तो वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। अब 2014 के अंदर नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, ठीक है। एंड जो है 2014 के अंदर हमारी कंट्री में अलायंस पॉलिटिक्स खत्म हो जाती है। पहली बार जो है क्या होता है, हमारी जो है एक मेजॉरिटी पार्टी बनती है, सिंगल मेजॉरिटी से जीत जाती है बीजेपी 282 में इन द 2014 इलेक्शन, द फर्स्ट सिंस 1984 एंड फॉर्म्ड अ एनडीए गवर्नमेंट। बट ऐसा नहीं हुआ था, आप समझ लो कि जो है बीजेपी की सरकार जीतती है तो बीजेपी अकेले गवर्नमेंट बनाती है, तब भी बनाई उन्होंने अलायंस के साथ में ही थी, एनडीए गवर्नमेंट ही चलती है। कंफ्यूज हो गए कि बीजेपी 2014 में सिंगल मेजॉरिटी पार्टी बनती है, 282 सीटें जीत लेती है, बट फिर भी जो है वो एनडीए गवर्नमेंट फॉर्म करती है। तो वो इसलिए करती है क्योंकि जब एनडीए गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो बहुत सारी रीजनल पार्टीज का भी सपोर्ट मिल जाता है, तो भले ही मेजॉरिटी से बीजेपी जीत जाती है बट सरकार तब भी एनडीए की बनी थी। एंड हमारे लीडर कौन रहे, जो है प्रधानमंत्री मोदी थी। जो ये एनडीए 1 था, फिर एनडीए 2, अब एनडीए 3 चल रहा है फिर से, ठीक है, समझ रहे हो। अब 2019 में क्या होता है, बीजेपी की लीडरशिप के अंदर में अब की बार 303 सीटें जीत ली जाती है और ज़्यादा बीजेपी की स्ट्रेंथ मजबूत हो जाती है। डिस्पाइट बीजेपी मेजॉरिटी कोलिशन पॉलिटिक्स रिमेन रेलिवेंट इन इंडियन पॉलिटिकल ग्रोइंग कंसेंसस इन इंडियन पॉलिटिक्स समझते हैं। पता है आपको, अब ऐसे ऐसे हमारी डेमोक्रेसी इवॉल्व हो गई थी कि हमारी पार्टीज जो वो बदलती रहीं, बट ऐसा नहीं था कि उन्होंने हमारी कंट्री के अंदर बहुत मेजर चेंजेस हमारी पॉलिसीज़ में आई, नहीं, उन्होंने हर पॉलिसी इतनी अच्छी हमारी बनी थी कि वो हमारी आगे चलती नहीं। जैसे कि आपको बता रखा है जो इकोनॉमिक पॉलिसी लगी थी एलपीजी वाली, जो राजीव गांधी जी की उसके अंडर में जो है बनी थी, मनमोहन सिंह ने लीड करा था, नरसिम्हा राव के उसमें लगी एलपीजी। तो उसको ऐसा नहीं है कि जब आगे अलग अलग गवर्नमेंट्स आई तो उन्होंने एलपीजी को हटाने की बात कही, नहीं, उन्होंने उसे सपोर्ट करा। बैकवर्ड कास्ट का जो क्लेम था अंडर द मंडल कमीशन रिजर्वेशन वाला, उसको सभी ने सपोर्ट करा, ठीक है। रोल ऑफ स्टेट लेवल पार्टीज बढ़ रहा था, इस चीज़ को सभी ने माना, और जब भी अलायंस बने तो स्टेट लेवल पार्टीज को जो है साथ में लिया गया और पावर को अच्छे से शेयर करा जा रहा है, फेडरलिज्म स्ट्रक्चर अच्छे से चल रहा है। तो ये हमारा, इससे हमारा जो है पॉलिटिक्स स्ट्रांग हुई। पॉलिटिकल अलायंसेज आर नाउ बेस्ड ऑन प्रैग्मेटिक पावर शेयरिंग रादर देन आइडियोलॉजिकल। आज के समय पे आप देख रहे हो कि ज़्यादातर जितना भी पॉलिटिकल पावर शेयरिंग हो रही है वो आइडियोलॉजीज पे बेस्ड इतनी हो रही है कि आइडियोलॉजी चाहे कैसी भी हो, मिलती हो या ना मिलती हो, पावर में आने के लिए ज़्यादा जो है यूज़ करा जाता है। एनडीए का जो कोलिशन है विद पार्टीज दैट डू नॉट फुली अलाइन विद द बीजेपीज हिंदुत्व आइडियोलॉजी। एनडीए में ही अगर आप देखो कि बीजेपी की आइडियोलॉजी हिंदुत्व है, बट बाकी जो एनडीए के सपोर्टर्स हैं उन सबकी आइडियोलॉजी तो हिंदुत्व नहीं है, अलग अलग है। तो अब जो पॉलिटिक्स में अलायंस बन रहे हैं वो आइडियोलॉजी पे नहीं बनते हैं, वो पावर शेयरिंग पे बन रहे हैं। आपने देखा कि कैसे पार्टी बदलती रही, सरकारें बदलती रही, बट कुछ इशूज़ को किसी ने नहीं छेड़ा। जैसे कि आपने देखा कि चाहे बैकवर्ड कास्ट का इशू, चाहे नई इकोनॉमिक पॉलिसी का हो, चाहे किसी कास्ट के एम्पावरमेंट का हो, चाहे वुमेन एम्पावरमेंट का हो, सब ने उसको इंपॉर्टेंस दी। पॉवर्टी, सोशल जस्टिस, सिक्योरिटी, ये सभी की सभी जो भी पार्टी सरकार में आती है ना, जो भी पार्टी अपना सरकार बनाती है, वो पॉवर्टी, सोशल जस्टिस, सिक्योरिटी, इन तीनों ही चीज़ों के ऊपर ध्यान रखती है। तो विद दिस ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। विद दिस हमारी पॉलिटिकल साइंस का पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा रिवीजन बैच रहने वाला है, जहां हम आगे इन सभी चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड एमसीक्यूज करेंगे। तो बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।